Hello friends, good morning. And today we will continue our earlier topic, the electric current. Earlier we have studied about what is the electricity or what is the electric current, the definition of the electric current, the potential difference and their SI units. It's clear? So now today we are going to talk about the electrical circuit. Electric circuit. So first of all, what do you mean by the electric circuit? What is the electric circuit? Electric circuit है क्या चीज़? तो फ्रेंड्स अगर हम लोग बातचीत करते हैं इलेक्ट्रिक सर्किट की तो एक्चुअली इसका जो डेफिनेशन है वो क्या है? द कंडक्टिंग पाथ थ्रू विच एन इलेक्ट्रिक करंट कैन फ्लो इज नोन एज इलेक्ट्रिक सर्किट. क्लियर? द कंडक्टिंग पाथ which through an electric current can flow is known as electrical circuit. अब इलेक्ट्रिक सर्किट बनाया कैसे जाता है वो देखिए फ्रेंड्स. नाउ आई एम यूजिंग सम ऑफ सिंबल्स. यहाँ हम लोग कुछ सिंबल्स का यूज करने जा रहे हैं और ये जो सारे सिंबल्स हैं ये हमारे पास में इलेक्ट्रिक सर्किट में जब भी हम लोग बनाएंगे तो इसको सिंबलिक फॉर्म में ही बनाएंगे. ठीक है फ्रेंड्स. तो फर्स्ट ऑफ ऑल दिस वन, व्हाट्स अबाउट दिस वन? फर्स्ट वन पॉजिटिव एंड सेकंड वन इज द नेगेटिव. सो व्हाट इज शोइंग? डू यू नो दिस मीन? व्हाट डू मीन? दिस इज द बैटरी. This is K. K for this is the switch. Switch means, in other word, you can say the key. It is denoted by key. Key is denoted by K and battery is denoted by B. Okay, friends, it's clear? Okay. Now, what's about the next one? This one is A. So what do you mean by the A? A is the ammeter. So ammeter is denoted by A and its positive is connected with the positive of the battery. Okay friends? Okay. Now this is the R. R mean the resistance which through द करंट इज फ्लोइंग. जिसमें से करंट फ्लो होकर के जा रहा है उसको हम लोग आर से डिनोट करते हैं. एंड फ्रेंड दिस इज द वी. वी फॉर वोल्ट मीटर टू फाइंड आउट द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द एंड ऑफ द कंडक्टिंग वायर. ये जो कंडक्टिंग वायर है इसके जो एंड से इनके बीच का पोटेंशियल डिफरेंस कितना होगा इसको मेजर करने के लिए हम लोग इसको यूज करते हैं. एंड व्हाट्स अबाउट दिस वन? दिस इज नोन एज रियोस्टेट. रियोस्टेट मीन्स दिस इज अ डिवाइस विच कंट्रोल्स द करंट. जो हमारे पास में इसमें जो करंट फ्लो होता है उसको हम लोग इसके द्वारा कंट्रोल कर सकते हैं. इट्स अ क्लियर? इट इज नोन एज अ रियोस्टेट. ठीक है फ्रेंड्स. अब ये जितने भी जो सिंबल्स हैं कुछ लोगों को ये सिंबल्स के बारे में प्रॉब्लम होगा, सर ये सिंबल्स क्या है? तो मैं ये सिंबल्स दोस्तों आपके स्क्रीन पे एक्सप्लेन करने जा रहा हूँ. फर्स्ट ऑफ ऑल this is known as इलेक्ट्रिक सेल. जब भी एक सिंगल सेल होगा तो हम लोग उसको इस साइन से डिनोट करेंगे, इस साइन से रिप्रेजेंट करेंगे. इट्स अ क्लियर? ओके. एंड व्हाट्स अबाउट द नेक्स्ट वन? दिस वन लाइक दिस. सो डू यू नो व्हाट इज दिस? दिस इज द बैटरी. ओके फ्रेंड्स, ये दिस इज द बैटरी. इसका जो पावर होता है वो सिंगल सेल के कंपैरिजन में ज़्यादा होता है, या इन अदर वर्ड वी कैन से वेन एवर द टू एंड मोर देन टू सेल्स आर कंबाइंड ईच अदर देन वी कैन प्रेजेंट देम बाय दिस सिंबल. ठीक है. सो दिस इज नोन एज बैटरी.
What's about this one? This is known as key. So this is known, friends, key. Key. K for key. Key means switch. And there are the two type of the key. So this one is opened key. ओपन यानी इस समय इसमें करंट फ्लो नहीं हो रहा है. ओपन्ड की. दिस इज द ओपन्ड की. एंड व्हाट्स अबाउट द नेक्स्ट वन? दिस इज क्लोज्ड की. क्लोज्ड की मीन्स वेन एवर द करंट फ्लोइंग थ्रू द सर्किट. जब हम इसको इस तरीके से लगा, अभी यहां देखिए आप, दिस इज ओपन्ड की. अभी ये ओपन की, अभी इसमें करंट फ्लो नहीं हो रहा है. एंड सो दिस इज क्लोज्ड की. जब ये क्लोज्ड हो जाएगा तब उसके अंदर हमारे पास में करंट का फ्लो होगा. इट्स अ क्लियर. अब कुछ राइटर्स फ्रेंड्स इसको दूसरे तरीके से डिफर मेथड से भी शो करते हैं. हाउ? अभी आप ये देखिए, इट इज वेरी क्लियरली दे आर नॉट कनेक्टेड ईच अदर. ये दोनों एक दूसरे से कनेक्ट नहीं है. दैट्स वे इट इज नोन एज ओपन्ड की. एंड वेन एवर both are connected to each other, it mean closed key. So if you want to express them by this way then you can, and if you want to express them by this way then you can. दोनों तरीके से हम लोग उसको एक्सप्रेस कर सकते हैं. ये वाला भी ठीक है, ये वाला भी ठीक है. ठीक है. So this is the electric cell, battery, and this is the key. And what's about the next one? This one. So friends, दिस इज एमीटर. ये एमीटर हो गया. एमीटर को रिप्रेजेंट करने के लिए हम लोग ये वाला सिंबल यूज करते हैं. बेसिकली अगर हम लोग देखें कि सर ये एमीटर होता कैसा है, तो अगर हम लोग इसका एक्चुअल स्ट्रक्चर देखें, लेबोरेटरीज में अगर आप जाएंगे तब आप देखेंगे ये फ्रेंड्स इस तरीके का होता है एक एमीटर. यहाँ एक ये निडल है, इस निडल से उसमें जो करंट फ्लो होता है उस करंट का रीडिंग फाइंड आउट कर सकते हैं. ये इसके दोनों टर्मिनल होते हैं, पॉजिटिव टर्मिनल एंड नेगेटिव टर्मिनल, एंड दे आर डिफ्रेंशिएट विथ ईच अदर बाय द कलर वेरिएशन. इसके कलर वेरिएशंस होते हैं. मोस्टली द पॉजिटिव इज इन द रेड कलर एंड द नेगेटिव शोज द ब्लैक कलर. जब आप लेबोरेटरीज में जाएंगे, फिजिक्स लैब में जाएंगे, तब हम लोग इसको चेक करेंगे कि एमीटर किस तरीके का होता है, लेकिन हम लोग उसको इस तरीके से डिनोट करते हैं. ठीक है फ्रेंड्स. व्हाट्स अबाउट द वोल्ट मीटर? सो दिस इज द वोल्ट मीटर. दिस इज एमीटर. एंड व्हाट्स अबाउट दिस वन? वोल्ट मीटर. ओके फ्रेंड्स. अब आप पूछेंगे कि सर ये किस तरीके का दिखता है? इट इज ऑल्सो लुक लाइक जस्ट दिस वन. इसकी तरीका दिखता है. वहां उसको डिस्टिंग्विश करने के लिए आप देखेंगे तो यहां क्या होता है, इसमें ये V लिखा हुआ रहता है. दैट्स वे इट इज नोन एज द वोल्ट मीटर. अगर हम लोग उसका बाहर से फिजिकली गेटअप देखेंगे तो फ्रेंड्स उसमें कोई डिफरेंस नजर नहीं आएगा. सिर्फ ये ही एक डिफरेंस है. एमीटर में यहाँ A लिखा रहेगा, वोल्ट मीटर में यहाँ V लिखा रहेगा. एंड नेक्स्ट वन इज गैल्वेनोमीटर. Okay friends, galvanometer. So it is denoted by G, and it also look like the same of the as the ammeter and voltmeter, and the difference of G. यहाँ इस V की जगह उसमें G होता है. It's a clear? Okay. So this one is the battery. I have mentioned this is the key, ammeter, voltmeter, and R. What do you mean by the R? R is the resistor जिसमें से करंट फ्लो हो रहा है. And what's about the RH? RH is the rheostat. इसको इस तरीके से भी डिनोट करते हैं कुछ राइटर्स, और हम लोग चाहें तो इसको इस तरीके से भी डिनोट कर सकते हैं. ठीक है फ्रेंड्स. तो ये अपने पास में हो गया क्या?
रियोस्टेट। बोले रियोस्टेट क्या होता है? रियोस्टेट मीन्स जो करंट को कंट्रोल करता है। इन हिंदी वी कैन से धारा नियंत्रक। अब कैसे करता है ये, वो मैं थोड़ा सा आपको बताऊं। बेसिकली इसका स्ट्रक्चर कैसा होता है फ्रेंड्स? ये एक सिलेंड्रिक फॉर्म में हमारे पास में प्लास्टर ऑफ पेरिस का एक सिलेंडर फॉर्म होता है, और इसके ऊपर फ्रेंड्स यहां लाइक दिस ये एक रेसिस्टर लगा हुआ रहता है, ठीक है। इट इज ए स्टैंड, ये इसका एक स्टैंड होता है। यहाँ एक स्टील रॉड है और इसके ऊपर फ्रेंड्स एक क्लिप लगा हुआ रहता है। तो इस क्लिप को हम फॉरवर्ड और बैकवर्ड करके, और ये क्या करता है? ये रेजिस्टेंस को इंक्रीज करता है। ये रेजिस्टेंस को इंक्रीज करता है, इसलिए हम लोग इसको क्या करेंगे? अगर इसको ज़्यादा, जब रेजिस्टेंस इंक्रीज हो जाएगा तो क्या हो जाएगा? ऑटोमेटिकली करंट डिक्रीज हो जाएगा, और रेजिस्टेंस डिक्रीज हो जाएगा तो करंट इंक्रीज होगा, ठीक है ना। रेजिस्टेंस इंक्रीज होगा तो करंट क्या होगा? डिक्रीज होगा, और रेजिस्टेंस डिक्रीज होगा तो करंट इंक्रीज होगा। इट्स ए क्लियर? ओके। अब ये सारे के सारे हमारे पास में क्या है फ्रेंड्स? कुछ सिंबल्स हैं, नेम ऑफ द डिफरेंट इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट्स एंड देयर सिंबल्स। ये उनके नेम्स हैं और ये इनके सिंबल्स हैं। समटाइम्स कुछ इस तरीके का, अगर आपको बल्ब को शो करना है तो बल्ब को किस तरीके से, ये आपके पास में हो गया इलेक्ट्रिक बल्ब, ठीक है फ्रेंड्स। सो दिस इज द सर्किट। तो व्हाट इज इलेक्ट्रिक सर्किट एंड व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ द इलेक्ट्रिक सर्किट? व्हाट आई हैव टोल्ड यू, the conducting path through which an electric current can flow, that is known as electric current. अब फ्रेंड ये बार बार आ रही है रेजिस्टेंस रेजिस्टेंस रेजिस्टेंस, ये क्या चीज़ है? व्हाट इज द रेजिस्टेंस? तो इसके लिए हमारे पास में है फ्रेंड एक ओम्स लॉ। वो ओम्स लॉ को हम लोग डिस्कस करेंगे तो शायद आप लोग इसको रेजिस्टेंस को बहुत अच्छे से समझ पाएंगे, ठीक है। ओम्स लॉ। अब ये ओम्स लॉ क्या है वो देखिए, बहुत सिंपल सी चीज़ है, एंड दिस इज द वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ऑन द बिहाफ ऑफ द बोर्ड एग्जामिनेशन। ओम्स लॉ, ओके फ्रेंड, ओम्स लॉ। तो व्हाट इज द ओम्स लॉ? V proportionals to I, that's all. This is the Ohm's law, yes. So what is the V proportionals to I? Earlier what I have told you, what do you mean by the V? V is, what is the V? Electric potential, okay friends. And what's about the I? Electric current, okay. So according to the Ohm's law, the potential difference across the end of the wire, जैसे मान लीजिए कि ये कोई वायर है, इसके ये दो एंड्स हैं A और B। The potential difference across the end of the wire is directly proportional to the electric current. वो इलेक्ट्रिक करंट का डायरेक्ट प्रोपोर्शनल होता है। बोले डायरेक्ट प्रोपोर्शनल का मतलब क्या हो गया? इसका मतलब होता है कि फ्रेंड अगर ये करंट इंक्रीज होगा तो वोल्ट भी इंक्रीज होगा, करंट डिक्रीज होगा तो वोल्ट भी डिक्रीज होगा। समझे हैं हमारी बात? नहीं। देखिए इसके लिए हम लोग क्या करते हैं, हमारा वापस से इलेक्ट्रिक सर्किट बनाते हैं। सर्किट बहुत ज़रूरी है, क्यों? क्योंकि जब तक सर्किट नहीं होगा तो हम लोग उसमें कंडक्टर किस तरीके से लगाएंगे, रेसिस्टर किस तरीके से लगाएंगे, तो उस चीज़ को कुछ फिजिक्स में कुछ इस तरीके के कंसेप्ट्स हैं। नॉट ओनली अबाउट द फिजिक्स, साइंस में बहुत सारे कंसेप्ट्स ऐसे होते हैं, जब तक हम लोग उसका प्रैक्टिकल नहीं करते हैं तब तक वो थ्योरेटिकली वो चीज़ अच्छे से दिमाग में नहीं आती है, ठीक है फ्रेंड्स।
ठीक है फ्रेंड्स। अभी जैसे मैं ये क्लोज्ड सर्किट हो गया, क्लोज सर्किट होती है, अब इसका करंट का डायरेक्शन क्या होगा, ये पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ आता है, ठीक है, हाई पोटेंशियल से लो पोटेंशियल की तरफ फ्लो होता है। अब इसमें करंट फ्लो हो रहा है, ठीक है, तो V प्रोपोर्शनल्स टू I, इसका मतलब क्या हो गया, अकॉर्डिंग टू द ओम्स लॉ द पोटेंशियल डिफरेंस, ये जो एक रेसिस्टर्स है इसके दोनों एंड्स पे, द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द एंड ऑफ द वायर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल्स टू द करंट विच इज फ्लोइंग थ्रू इट। इसमें जितना करंट फ्लो हो रहा है उसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल्स होता है, बट फिजिकल कंडीशंस रिमेन सेम, लेकिन उसकी फिजिकल कंडीशन चेंज नहीं होनी चाहिए। फिजिकल कंडीशन से क्या मतलब है, उसका लेंथ इंक्रीज नहीं होना चाहिए कि ये वायर 5 सेंटीमीटर का तो 5 का ही रहना चाहिए, उसका थिकनेस इंक्रीज नहीं होना चाहिए, उसका मोटाई चेंज नहीं होना चाहिए, टेम्परेचर चेंज नहीं होना चाहिए, बिकॉज ये जो चीज़ें होती है वो रेजिस्टेंस पे इंपैक्ट करती है, ठीक है। तो व्हाट इज द ओम्स लॉ, क्या है फ्रेंड्स ओम्स लॉ, अकॉर्डिंग टू द ओम्स लॉ the electric potential across the end of the conducting wire is directly proportional to the current which is flowing through it, but physical conditions remain same. Clear? Physical condition same रहना चाहिए। अब इसी को हम एक स्टेप और आगे लेके चलते हैं, V इक्वल्स टू आर आई। अब आप बोलेंगे कि सर ये R कहाँ से आ गया, तो फ्रेंड्स ये एक प्रोपोर्शनलिटी साइन था, प्रोपोर्शनल। तो जब भी ये प्रोपोर्शनलिटी साइन होता है इसको हम लोग रिमूव करते हैं तो उसकी जगह कोई ना कोई कांस्टेंट वैल्यू आती है। व्हाट कांस्टेंट वैल्यू, व्हेनेवर वी आर रिमूविंग द प्रोपोर्शनलिटी साइंस वी हैव टू पुट ए कांस्टेंट वैल्यू। सो ये अपने पास में क्या है, प्रोपोर्शनलिटी साइन है, और इस प्रोपोर्शनलिटी साइन का मतलब क्या हो गया, कांस्टेंट। यहां पर एक कांस्टेंट वैल्यू आएगी और वो कांस्टेंट वैल्यू क्या है, दैट इज द R, एंड R मीन्स द रेजिस्टेंस ऑफ वायर या कंडक्टर। जिस भी कंडक्टर में से ये इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट हो रही है उसका जो रेजिस्टेंस है वो R है फ्रेंड्स, ठीक है, उसको हम लोग R से डिनोट करते हैं, दैट इज नोन एज द रेजिस्टेंस ऑफ द वायर। रेजिस्टेंस मींस जो करंट फ्लो में रेजिस्टेंस पैदा करता है, यानी उसमें अवरोध पैदा करता है। सो दिस इज नोन एज द रेजिस्टेंस। सो V इज इक्वल टू आर आई एंड R मीन द रेजिस्टेंस ऑफ द वायर, दैट इज द कांस्टेंट वैल्यू, ये इसकी कांस्टेंट वैल्यू होती है, एंड इट इज डिनोटेड बाय दिस वन। एंड व्हाट्स अबाउट दिस वन, इसको क्या बोलते हैं फ्रेंड्स, ये जो सिंबल होता है दैट इज नोन एज द ओमेगा, ये ओमेगा का सिंबल होता है, लेकिन इसको किसका ऑनर में, ओम्स के ऑनर में, बिकॉज हु वाज द फाउंडर ऑफ द ओम्स लॉ, मिस्टर ओम, सो दैट्स वे इट इज नोन एज ओम। इसको हम लोग ओम के नाम से भी जानते हैं। तो ये क्या हो गया फ्रेंड्स, दिस इज द SI यूनिट, SI यूनिट ऑफ रेजिस्टेंस। ये अपने पास में इसकी SI यूनिट हो गई, किसकी SI यूनिट हो गई, किसका SI यूनिट हो गया फ्रेंड्स, किसका हो गया, यस एब्सोल्युटली, ये रेजिस्टेंस का SI यूनिट हो गया। रेजिस्टेंस का SI यूनिट क्या हो गया, 1 ओम। तो ये क्या हो गया, V इज इक्वल टू आर आई। अब R का वैल्यू फाइंड करना होगा तो क्या लिखेंगे हम लोग, R इज इक्वल टू V अपॉन आई। इट्स क्लियर, R इज इक्वल टू V अपॉन आई। और V अपॉन आ गया। अब इसको आगे और किस तरीके से करें, तो ये R मीन्स क्या बताया मैंने अभी आपको, R इज द रेजिस्टेंस, व्हाट इज द SI यूनिट ऑफ द रेजिस्टेंस, ओम। सो दैट्स वे 1 ओम इज इक्वल टू 1 वोल्ट अपॉन 1 एम्पियर। So that's way we can find the value of the 1 ohm. 1 ohm is equal to 1 volt upon 1 ampere. It's clear? So what is the definition of the 1 ohm? अब 1 ohm का definition क्या हो गया फ्रेंड्स, वापिस इसी पे आते हैं हम लोग हमारे सर्किट पे। If the potential difference across of the conducting wire is 1 volt and the flowing current is 1 ampere,
देन इट्स रेजिस्टेंस विल बी 1 ओम। ठीक है, यदि किसी कंडक्टर का एंड्स पे पोटेंशियल डिफरेंस 1 वोल्ट होता है और उसका फ्लोइंग करंट 1 एम्पियर होता है तो उसका रेजिस्टेंस कितना होगा फ्रेंड्स? 1 ओम होगा। इट्स क्लियर? ओके, नाउ सेकेंड थिंग, डिपेंडेंस ऑफ रेसिस्टेंस या डिपेंडेंस ऑफ द रेसिस्टर, कि ये जो रेसिस्टर्स होते हैं, प्रतिरोध होते हैं, ये किस चीज़ पे डिपेंड करते हैं। ठीक है, अब ये जो डिपेंडेबिलिटी होती है रेसिस्टर्स की, तो इसका जो फर्स्ट है वो है फ्रेंड्स रेजिस्टेंस, या कि रेजिस्टेंस किस चीज़ पे डिपेंड करता है, तो R प्रोपोर्शनल्स टू L। बोले सर ये क्या है L? L मीन द लेंथ ऑफ द वायर, द लेंथ ऑफ द रेसिस्टर। जो रेसिस्टर है उसकी लेंथ पे डिपेंड करता है कौन? रेजिस्टेंस। द रेजिस्टेंस, द डिपेंडेंस ऑफ द रेजिस्टेंस, वो किस पे डिपेंड करता है? इसकी लेंथ पे, रेसिस्टर्स की लेंथ पे डिपेंड करता है। R प्रोपोर्शनल्स टू L। अब कैसे, वो देखिए फ्रेंड्स। I have taken 3 वायर ऑफ द सेम सब्सटेंस। एक ही सब्सटेंस के मैंने 3 वायर ले लिए ऑफ द डिफर लेंथ, अलग अलग लेंथ के ले लिए फ्रेंड्स। ठीक है, अभी मैं मान लीजिए फॉर एग्जांपल इस फर्स्ट वायर को यहां कनेक्ट करता हूं, AB को यहां कनेक्ट किया और कनेक्ट करके, और जैसे इसमें इसको स्विच ऑन करते हैं, स्विच ऑन करने से हम लोग इसका रीडिंग फाइंड करते हैं, यहाँ का और यहाँ का, दोनों जगह का। अभी मान लीजिए कि हम लोग ने इसमें चेक किया ये वाला लगाया, इनका लेंथ भी मेज़र कर लेते। फॉर एग्जांपल दिस इज़ 5 सेंटीमीटर, दिस इज़ 10 सेंटीमीटर एंड दिस इज़ 15 सेंटीमीटर। ओके, ये 3 वायर लगा दिए फ्रेंड्स। अब जैसे मैंने 5 सेंटीमीटर वाला लगाया यहाँ और इसका एक अप्रॉक्सीमेटली आइडिया देखा, तो हमारे पास में यहाँ 2 एम्पियर करंट आ रही है। फॉर एग्जांपल इस मीटर का रीडिंग 2 एम्पियर आ रहा है फर्स्ट कंडीशन में। नाउ इन द सेकेंड कंडीशन वी रिमूव द AB, हमने AB को रिमूव कर दिया एंड नाउ वी हैव कनेक्टेड CD, ये CD कनेक्ट कर दिया सेकेंड वाला वायर जिसका लेंथ कितना था? 10 सेंटीमीटर का था। अब अगेन वी हैव नोटेड द रीडिंग एट द मीटर। अब मीटर का रीडिंग चेक किया तो फॉर एग्जांपल मान लीजिए कि ये 1.5 एम्पियर आ गया। ठीक है, इट मीन एम्पियर डिक्रीज हो रहा है, करंट डिक्रीज हो रहा है। थर्ड कंडीशन में हम लोगों ने क्या कर दिया, इसकी जगह ये EF वाला वायर लगा दिया और हो सकता है कि यहां पर हमारे पास में ये 1 एम्पियर आ रहा हो। सो दैट्स वे ग्रेजुअली द वैल्यू ऑफ द इलेक्ट्रिक करंट इज डिक्रीजिंग, करंट डिक्रीज हो रहा है। तो करंट डिक्रीज हो रहा है तो फ्रेंड्स इस कंडीशन में कौन इंक्रीज हो रहा है? कौन इंक्रीज हो रहा है? रेजिस्टेंस। एब्सोल्युटली राइट। सो दैट्स वे जैसे जैसे इसका लेंथ इंक्रीज हो रहा है, रेसिस्टर्स का लेंथ इंक्रीज हो रहा है, तो क्या हो रहा है? रेजिस्टेंस भी इंक्रीज हो रहा है। ठीक है फ्रेंड्स, सो दैट्स वे R प्रोपोर्शनल टू L। तो L जो R जो होता है, रेजिस्टेंस जो होता है, उसकी लेंथ का प्रोपोर्शनल होता है। ठीक है, फर्स्ट थिंग। सेकंड थिंग, अपने पास में ये आ जाता है कि साहब सेकंड वाला R इज इनवर्स प्रोपोर्शनल टू एरिया ऑफ सेक्शन। अब बोले कि सर ये एरिया ऑफ सेक्शन क्या चीज़ होती है? जैसे अपने पास में ये एक वायर है, ठीक है, ये वायर जो होता है फ्रेंड्स अगर हम देखें तो इसका स्ट्रक्चर कैसा होता है? इट इज इन द शेप ऑफ ए सिलेंडर, ये सिलेंड्रिक फॉर्म में होता है। तो नाउ अगेन वी हैव टेकन द 3 वायर्स। इस बार से फिर हम लोग क्या करते हैं? 3 वायर लेते हैं, नंबर 1, नंबर 2 एंड नंबर 3। ठीक है फ्रेंड्स, नाउ दिस टाइम वी हैव टेकन देम ऑफ द सेम लेंथ, एक ही लेंथ के लिए, लेकिन उसमें डिफरेंस क्या कर दिया फ्रेंड्स?
ठीक है, वेरिएशन नजर आ रहा है। ये सबसे थिनर है, ये से थिकर है, और ये सबसे ज्यादा थिकर है, यानी इसका मोटाई बढ़ा दिया। मोटाई मीन्स ये दिस वन, एंड दिस इज नोन एज एरिया ऑफ सेक्शन। ठीक है फ्रेंड्स, इसका एरिया। तो सबसे पहले मैंने मान लीजिए फर्स्ट वायर लगाया। फर्स्ट वायर तो इसका लेंथ वही था अर्लियर जो 5 सेंटीमीटर का, तो इट विल रिमेन सेम 2 एम्पियर, वो 2 एम्पियर ही रह गया। अब मैंने ये सेकंड वाला वायर लगा रहा हूँ फ्रेंड्स, ये दिस वन। जैसे सेकंड वाला वायर लगाया और हमारे पास में इसमें 3 एम्पियर का रीडिंग आ रहा है। बोले यार ये 3 एम्पियर इंक्रीज हो रहा है, करंट इंक्रीज हो रहा है। कब इंक्रीज हुआ फ्रेंड्स? जब हमने इसका थिकनेस बढ़ाया। थिकनेस क्या है? एरिया ऑफ सेक्शन। एरिया ऑफ सेक्शन बढ़ा रहे हैं तो करंट इंक्रीज हो रहा है। फिर थर्ड वाला लगा दिया तो हो सकता है यहाँ आपके पास में ये 4 एम्पियर आ रहा हो। एक अप्रॉक्सीमेटली वैल्यूज बताई हैं, जब हम लोग इसको प्रैक्टिकल करके देखेंगे एग्जैक्ट वैल्यू तो वही पता चलने वाली है। तो दैट्स वे ग्रेजुअली द करंट इज इंक्रीजिंग। अब करंट इंक्रीज हो रहा है फ्रेंड्स, तो क्या चीज़ें डिक्रीज हो रही है? सो दैट्स वे द रेजिस्टेंस इज डिक्रीजिंग। रेजिस्टेंस कम हो रहा है, करंट इंक्रीज हो रही है। तो ये क्या हो गया? इन दोनों में क्या हो गया? उल्टा रिलेशन हो गया, इनवर्स रिलेशन हो गया। सो दैट्स वे आर इज इनवर्स प्रोपोर्शनल टू एरिया ऑफ सेक्शन। इट्स अ क्लियर? ओके फ्रेंड्स, फर्स्ट वन तो क्या था? आर इज प्रोपोर्शनल्स टू एल। एल के प्रोपोर्शनल होता है, यानी लेंथ बढ़ाएंगे तो रेजिस्टेंस भी इंक्रीज होगा, लेंथ डिक्रीज करेंगे तो रेजिस्टेंस भी डिक्रीज होगा। लेकिन यहाँ इसका इनवर्स होता है। अब फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड, मान लीजिए दिस इज द इक्वेशन फर्स्ट एंड दिस इज द इक्वेशन सेकेंड। अब इन दोनों इक्वेशन से एक नया थर्ड इक्वेशन जनरेट होता है, R is proportionals to L upon A. Okay friend, earlier what I told you? I have told you that when we are removing the proportionality sign, we must use of the constant value. वहाँ उसका एक constant value लेते हैं। तो अब यहाँ हम इसका constant value ले लेते हैं, R is equal to K L upon A। अब ये K क्या है फ्रेंड्स? यहाँ दिस इज द कांस्टेंट वैल्यू। ये अपने आप में कांस्टेंट वैल्यू है, और ये कांस्टेंट वैल्यू किसको शो करता है? रेसिस्टिविटी। क्या होता है फ्रेंड्स? ये होता है रेसिस्टिविटी ऑफ द कंडक्टर। जो भी कंडक्टर था, जो भी जिस भी मेटल का हमने या जिस भी सब्सटेंस का ये वायर लिया था, कंडक्टर लिया था, वो हमारे पास में क्या कहलाएगा? वो उसकी रेसिस्टिविटी होगी। ठीक है, तो K इज द कांस्टेंट वैल्यू ऑफ द रेसिस्टिविटी। ये रेसिस्टिविटी होती है। ठीक है फ्रेंड्स, कुछ राइटर्स इस K की जगह इसको भी लिखते हैं ऐसे। अब बहुत से लोग बोलते होंगे सर दिस इज द P। नो, दिस इज नॉट P, दिस इज रो। इसको रो से भी डिनोट किया जाता है। एंड व्हाट इज द रो? रो इज ऑल्सो नोन एज द रेसिस्टिविटी ऑफ द कंडक्टर, एंड इन अदर वर्ड यू कैन से द स्पेसिफिक रेजिस्टेंस। व्हाट? स्पेसिफिक रेजिस्टेंस। रेसिस्टिविटी, ये स्पेसिफिक रेजिस्टेंस। क्लियर है फ्रेंड्स? तो रेजिस्टेंस किस किस चीज पे डिपेंड करता है? लेंथ पे डिपेंड करता है। जैसे जैसे लेंथ इंक्रीज होगी रेजिस्टेंस भी इंक्रीज होगा, लेंथ डिक्रीज होगी रेजिस्टेंस डिक्रीज होगा। सेकेंड थिंग, एरिया ऑफ सेक्शन। एरिया ऑफ सेक्शन मीन द थिकनेस ऑफ द वायर, द थिकनेस ऑफ द कंडक्टर, द थिकनेस ऑफ द रेजिस्टर। तो यहां क्या होगा? इनवर्स होगा। थिकनेस इंक्रीज होगी, रेजिस्टेंस डिक्रीज होगा। It's a clear? Okay. And what's about the next one? Next one, what is the resistivity? Resistivity होता क्या है? इसका डेफिनेशन क्या होता है? तो वो देखिए फ्रेंड्स, वो मैं बता रहा हूँ। अर्लियर व्हाट आई टोल्ड यू कि ये जो अपने पास में जो भी वायर है, बेसिकली ये एक सिलेंडर की फॉर्म में होता है। दिस इज द लेंथ। फॉर एग्जाम्पल इट्स लेंथ इज 1 मीटर। मान लेते हैं कि इसका लेंथ 1 मीटर है। एंड एरिया ऑफ सेक्शन, इसका जो एरिया है वो 1 मीटर स्क्वायर है। ठीक है, तो दोनों का यूनिट सेम आ गया, 1 मीटर 1 और 1। तो उसका अगर यूनिट लेंथ, अगर उसकी लेंथ जो है उसका यूनिट और एरिया का यूनिट दोनों का सेम हो, तो उसका जो रेजिस्टेंस होगा वो क्या कहलाएगा? उसका रेसिस्टिविटी कहलाएगा। कंफ्यूजन? ओके, रिपीटिंग अगेन।
मान लीजिए कि इसका लेंथ है 1 मीटर और एरिया है 1 मीटर स्क्वायर, यानी ये भी 1 मीटर था, ये भी 1 मीटर था। तो अब इसकी जो रेजिस्टेंस होगी वो इसकी रेसिस्टिविटी कहलाती है। ठीक है फ्रेंड्स, और रेसिस्टिविटी का जो एसआई यूनिट होता है वो होता है ओम इंटू मीटर। ठीक है फ्रेंड्स, आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग हम लोग बात कर रहे हैं, बाकी तो इसमें भी बात करें तो बहुत गहराई में भी जा सकते हैं, बट अकॉर्डिंग टू योर सिलेबस वी आर डिस्कसिंग हियर। अब थर्ड चीज, एक तो फर्स्ट हो गया लेंथ के अकॉर्डिंग, सेकंड थिंग हो गई हमारे पास में एरिया ऑफ सेक्शन, थर्ड क्या होता है? टेम्परेचर। टेम्परेचर का बड़ा इंपैक्ट आता है फ्रेंड्स, किसके ऊपर? रेजिस्टेंस पे। कैसे आता है? जितने भी जो मेटल्स हैं, जैसे जैसे हम लोग मेटल्स का टेम्परेचर इंक्रीज करते हैं तो उनका रेजिस्टेंस डिक्रीज हो जाता है। और यही वजह होती है कि हमारे पास में जहाँ ज़्यादा टेम्परेचर वाले डिवाइसेस होते हैं वह हम लोग मेटल के वायर न लेकर के एलॉयज़ के वायर्स को यूज़ करते हैं। कैसे? अब देखिए, मैं एक छोटा सा एग्जांपल बताता हूँ। दिस इज़ द हीटर। ये जो अपना एक हीटर होता है, इस हीटर के अंदर जो कोयल बनी होती है, हैव यू सीन द कोयल? कोयल देखिए कभी आपने? नहीं देखी है, मैं दिखाता है फ्रेंड्स। ये जो कोयल होती है वो इस तरीके की फॉर्म में होती है। ये जो वायर होता है वो इस तरीके से हमारे पास में एक कोयल की फॉर्म में जनरेट हो जाता है। वो जो कोयल होती है वो किस चीज़ की बनी होती है? कभी नाम सुना आपने? ये नाइक्रोम का बना होता है। और बोले नाइक्रोम क्या होता है? नाइक्रोम इज एन एलॉय। ये एक एलॉय होता है। डू यू मीन ऑफ द एलॉय? एलॉय मीन्स द कंपोजिशन ऑफ 2 and more than 2 मेटल्स, जिसमें 2 या 2 से ज़्यादा मेटल होते हैं उसे हम लोग क्या कहते हैं? एलॉय कहते हैं। या 2 या 2 से ज़्यादा मेटल्स को कंबाइंड करके एक जो नया सब्सटेंस बनाया जाता है उसे एलॉय कहते हैं। तो ये नाइक्रोम है। इस नाइक्रोम में बहुत सारी चीज़ें होती है, जैसे निकल हो गया, इसमें क्रोमियम हो गया, इसमें फेरस हो गया है। इन सब के कंपोजिशन से ये नाइक्रोम जनरेट होता है। अब इनकी ये जितने भी जो एलॉयज हैं, चाहे वो नाइक्रोम है, मैग्नीन है, कांस्टेंट है, ये सारे के सारे क्या करते हैं फ्रेंड्स? इनको टेम्परेचर इंक्रीज करने पर इन पे कोई इम्पैक्ट नहीं आता है। तो ये किस पे डिपेंड करता है कि टेम्परेचर, जो मेटल्स होते हैं इनका तो रेजिस्टेंस टेम्परेचर इंक्रीज करने पर डिक्रीज हो जाता है, लेकिन जो इस तरीके के एलॉयज होते हैं इनका नेग्लिजिबल होता है, यानी उनके ऊपर इम्पैक्ट आता ही नहीं है। सो व्हाट वर दीज आर दी डिपेंडेबिलिटी ऑफ द रेजिस्टेंस, की रेजिस्टेंस किस किस चीज़ पे डिपेंड करता है। ठीक है फ्रेंड्स, एक चीज़ मैं इसमें छोटी सी चीज़ आपको बताना मिस कर गया, वो होता है ओम्स लॉ। अब इसी ओम्स लॉ का कई बार आपसे पूछ लिया जाता है क्या कि एक्सपेरिमेंटल वेरिफिकेशन कीजिए आप इसका। एक्सपेरिमेंटल वेरिफिकेशन किस तरीके से करते हैं फ्रेंड्स, वो मैं यहाँ आपको बता रहा हूँ। इसका एक ग्राफिकली हम लोग तैयार करते हैं। सो दिस इज I and this is V. दिस इज एक्स एक्सिस और ये वाई एक्सिस। एक्स एक्सिस पे हम लोग किसको डिनोट करते हैं? करंट को, और वाई एक्सिस पे वोल्ट को। अब अपने पास में रूल क्या था? V प्रोपोर्शनल टू I, ये एक दूसरे के प्रोपोर्शनल होते हैं। अब यही आपके पास में सर्किट है। इस सर्किट में हम लोग कोई कनेक्टिंग वायर डालते हैं, कोई भी कनेक्टिंग वायर, और यहाँ पर फ्रेंड्स ये मैं 1 एम्पियर, 2 एम्पियर, 3 एम्पियर, और ये मेरे पास में वोल्ट है 2 वोल्ट, 4 वोल्ट, 6 वोल्ट और 8 वोल्ट। सबसे पहले मैंने इसमें 1 एम्पियर करंट फ्लो किया है। बोले सर आप कैसे कर सकते हैं? अर्लियर व्हाट आई टोल्ड यू, दिस इज द रियोस्टेट। रियोस्टेट से हम लोग करंट को कम या ज़्यादा कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं? रेजिस्टेंस को इंक्रीज और डिक्रीज करके। ठीक है, तो जब वो 1 एम्पियर पे आता है, इसकी रीडिंग 1 एम्पियर पे आती है, तो हम इसको आगे पीछे मैनेज करके इसको 1 एम्पियर ले आएंगे। 1 एम्पियर आने के बाद में फ्रेंड्स यहाँ वोल्ट देखेंगे, तो वोल्ट उस पर हम लोग देखेंगे तो ये अप्रॉक्सीमेटली 2 आएगा। फिर हम इसको इंक्रीज करते हैं, और इस बार द रीडिंग ऑफ द एम्पियर इज 2, देन वोल्ट विल 4। जब ये 2 होगा तो ये अप्रॉक्सीमेटली 4 आएगा। ये आप इसको अगर आप लैब में जा करके करेंगे तो आपको ये वैल्यूज़ पता चलेगी। थर्ड कंडीशन, ये 3 है तो ये अप्रॉक्स 6 के आसपास आ जाएगा। नाउ व्हाट वी हैव टू डू, वी हैव टू जॉइन दीज लाइन्स। इन लाइन्स, सो व्हाट वी हैव टू डू, वी हैव टू डू जॉइन दीज पॉइंट्स।
अब हमको इन पॉइंट्स को ज्वाइन करना है फ्रेंड्स। तो इन पॉइंट्स को ज्वाइन किया तो दे शुड प्रोड्यूस ए स्ट्रेट लाइन, उनमें एक सीधा स्ट्रेट लाइन आएगा। तो जैसे ये स्ट्रेट लाइन आ गया, इट मीन ये क्या हो गया, V प्रोपोर्शनल्स टू I। ये स्ट्रेट लाइन अगर इफ इट इज गोइंग थ्रू द जिगजैग, अगर ये जिगजैग आ रहा है, इट मीन इट इज नॉट सेटिस्फाइंग द ओम्स लॉ। तो फिर हमारे पास में ओम्स लॉ का सेटिस्फेक्शन नहीं हो रहा है फ्रेंड्स। सो दैट्स वे वी कैन सेटिस्फाइड द ओम्स लॉ। अगर आपके पास में आ जाए कि साहब इसका एक्सपेरिमेंटल वेरिफिकेशन कीजिए, तो अब हम लोग ये वाला एक्सपेरिमेंटल वेरिफिकेशन करते हैं। ठीक है फ्रेंड्स। सो टुडे वी हैव डिस्कस अबाउट द इलेक्ट्रिक सर्किट, ओम्स लॉ एंड डिपेंडेबिलिटी ऑफ द रेजिस्टेंस। आई थिंक you enjoy this topic very much, and I hope if you will watch this videos 2 or 3 times, you will absolutely get all these values in your mind frame, definitely friends। ठीक है, तो आप वीडियोस को बार बार देखें जिससे आपको बहुत अच्छे से ये चीज़ें समझ में आ सके। ठीक है फ्रेंड्स, इसका जो रिमेनिंग पार्ट है, द रिमेनिंग पार्ट ऑफ द लेसन वी विल डिस्कस इन आवर नेक्स्ट क्लास। टिल देन, गुड बाय एंड थैंक्स अ लॉट।